नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, हम जो पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके अंदर हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली और वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद में हमारा होगा मंद और तीव्र अभिक्रियाएं। और उसके बाद में आपकी आएंगी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, जिनको हम अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। और उसके बाद में हमारा टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरकता, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? विस्थापन। तो पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और एक पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और एक पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले कुछ इसकी परिभाषा को समझने के लिए कि ये सर परिभाषा में क्या बोल रहे हैं, उसको समझने के लिए एक टॉपिक लेते हैं। ठीक है? जो है हमारी जो धातुएं होती हैं या जो तत्व होते हैं, उनकी क्रियाशीलता के बारे में जानने के लिए। तो ध्यान देना कि क्रियाशीलता को जानने के लिए कि कौन सी धातु है वो किससे अधिक क्रियाशील है और कौन सी अभिक्रिया है वो किसी धातु से कम क्रियाशील होती है। तो इसको जानने के लिए एक नाम सुना होगा आपने, सक्रियता श्रेणी। एक नाम होता है सक्रियता श्रेणी। क्या होता है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। क्या पूछ लेता है? सक्रियता श्रेणी होती क्या है या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी या जिसको हम पारा बोलते हैं, Hg, सिल्वर और Au, गोल्ड। ठीक है सो। तो आपको देखिए, धातुओं को सक्रियता श्रेणी की परिभाषा बोल रहा हूं मैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। कैसे? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी का मतलब हो गया जो सारणी हमें प्राप्त होती है, उस श्रेणी को या उस सारणी को हम क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का मतलब हो गया क्रम। ठीक है? तो परिभाषा होगी सक्रियता श्रेणी की, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी या जो सारणी हमें प्राप्त होती है, उसे ही हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी सक्रियता श्रेणी की। ध्यान दीजिए, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी अर्थात धातुओं की जो श्रेणी है, क्रम है, जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे
ही सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, उसे ही सक्रियता श्रेणी कहा जाता है, उसे ही सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर मैंने लिखी है पोटेशियम धातु, कौन सी लिखी है? पोटेशियम। फिर उसके नीचे लिखिए सोडियम, फिर लिखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी या Hg, पारा, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे ऊपर जो धातु होगी वो होगी सबसे अधिक क्रियाशील, तो सबसे नीचे जो धातु होगी वो होगी सबसे कम क्रियाशील धातु। तो मैंने लिखा है क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में बढ़ रहे हैं, अवरोही क्रम में लिख रहा हूं, तो इस प्रकार से एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो इस श्रेणी के अंदर जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी वो कौन सी है? पोटेशियम। कौन सी धातु होगी? पोटेशियम। और उससे कम क्रियाशील सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम। इस प्रकार से सबसे कम क्रियाशील धातु होगी वो होगी हमारा सोना। कौन सी होगी? सोना। इसीलिए जो सोना है, सिल्वर है, ये महंगे होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, कम क्रियाशील है, इसलिए किसी जैसे वायुमंडल के अंदर क्रिया नहीं करते, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होती है। जैसे लोहा है, सोने की तुलना में जल्दी जंग लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रियाशीलता के आधार पर जब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं इन धातुओं को, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक पोटेशियम होगी, सबसे कम क्रियाशील होगी सोना। अब आपको याद रखना का तरीका ये होगा कि जो हाइड्रोजन है उससे ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो अधिक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होंगी, और जो हाइड्रोजन के नीचे की जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील होती हैं। ये मैंने इसलिए बताया है क्रियाशीलता के बारे में, क्योंकि जो हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, उसके अंदर ये क्रियाशीलता के आधार पर ही हम परिभाषा देंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अच्छे से उसको नोट कर लेना, जो सक्रियता श्रेणी है उसको ऊपर से नीचे की तरफ मैंने तीर का निशान लगाया, इसका मतलब हो गया उस सबसे ऊपर से नीचे की तरफ धातुओं की क्रियाशीलता में कमी आ रही है, अर्थात नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। ये परिभाषा इसीलिए लिखा है कि मैंने सक्रियता श्रेणी, क्योंकि हमको जब तक क्रियाशीलता के बारे में पता नहीं होगा हम परिभाषा और इसके उदाहरणों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, अब इसकी परिभाषा में लिख रहा हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील परमाणु समूह, या आप परमाणु लिख लीजिए परिभाषा, कम क्रियाशील परमाणु को अधिक क्रियाशील परमाणु विस्थापित या विस्थापन कर दे, कम क्रियाशील परमाणु विस्थापित ऑब्लिक हटाना, उसकी जगह लेना, विस्थापित कर देता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील परमाणु को अधिक क्रियाशील परमाणु विस्थापित करके नए यौगिकों का निर्माण कर ले तो वह अभिक्रिया
तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो जो कॉपर सल्फेट है आपका कौन सा है, कॉपर सल्फेट CuSO4। उदाहरण लिखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब जिंक से होती है, जब जिंक से होती है, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से करवाते हैं तो ये बना लेता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस C। तो ध्यान दीजिए आपकी सक्रियता श्रेणी मैंने बताई है, उसमें जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है या नीचे, कॉपर से ऊपर है। किससे ऊपर है, कॉपर से ऊपर है। कॉपर से ऊपर कौन है इस श्रेणी में, जिंक है। तो जिंक कॉपर की तुलना में क्या हुआ, अधिक क्रियाशील हुआ। इसीलिए ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कम क्रियाशील कॉपर को अधिक क्रियाशील तत्व या धातु या यौगिक या परमाणु कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो कम क्रियाशील कॉपर को अधिक क्रियाशील जिंक ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और नए यौगिक जिंक सल्फेट और कॉपर बना दिया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक था और यहाँ क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, विस्थापित करता है। तो इस प्रकार से ये आपकी कौन सी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके अंदर क्या होगा कि परमाणु या परमाणु के आयनों का परमाणु समूह के अंदर क्या होगा, आयनों और घटकों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। आयनों या घटकों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है और नए यौगिकों का वो निर्माण करते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए। जल्दी नोट कीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे आगे आपकी कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपकी सक्रियता श्रेणी याद हो जानी चाहिए, ये सारणी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कई बार ट्यूशन पूछ लेता है, जैसे ट्यूशन बनाता हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ट्यूशन एग्जाम में आ जाता है कि जैसे अभी उदाहरण लिखा था हमने, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Z है और ये बन गया ZnSO4 प्लस कॉपर। एक अभिक्रिया आ जाती है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu और यहाँ लिख देता है CuSO4 प्लस जिंक। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न समीकरणों में कौन से समीकरण कौन सी अभिक्रिया का है। ठीक है। तो क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये तो दोनों ही किसके हो गए, विस्थापन अभिक्रिया के हो गए। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया होती है उसमें अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद रहेगी तो आप इन दोनों समीकरणों को आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा इनमें गलत है और कौन सा सही है। अगर आपने अच्छे से याद नहीं की सक्रियता श्रेणी तो आप इन दोनों समीकरणों को आप इस समीकरणों में से पता नहीं लगा पाएंगे और दोनों को आप क्या देंगे, विस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण बताएंगे। लेकिन नीचे वाला जो समीकरण है ये क्या है, गलत समीकरण है। क्यों है, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर क्या नहीं करेगा, इसको विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि देखिए जिंक क्या है, कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, सक्रियता श्रेणी में यही पता चलेगा आपको कि कौन सा तत्व है वो किससे अधिक
अभिक्रियाशील है। एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl प्लस HCl मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया मैंने। तो यहाँ सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से अभिक्रियाशील है कि नहीं है? तो आप बता सकते हो कि इसमें सोडियम है वो हाइड्रोजन की जगह ले सकता है कि नहीं ले सकता है? लेकिन ये आएगा आपका यहाँ कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील वाले नहीं है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होगा। यहाँ पर किसका आदान प्रदान होगा? आयनों और घटकों का आदान प्रदान होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपकी होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। धन्यवाद।